हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM। आज के वीडियो में हम बात करते हैं ज्ञानदूत द्वितीय के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली कक्षाओं में। विषय है अपना आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध। पेपर है मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे राजकोषीय नीति के बारे में, फिस्कल पॉलिसी। तो आइए, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इसका क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, इस बारे में हम बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं। राजकोषीय नीति। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे राजकोषीय नीति का अर्थ, राजकोषीय नीति की परिभाषा और राजकोषीय नीति की आवश्यकता, महत्व एवं उद्देश्यों के बारे में। स्टार्ट करते हैं राजकोषीय नीति के अर्थ से। राजकोषीय नीति का अर्थ देखिए, राजकोषीय नीति का अभिप्राय सरकार की उस नीति से है जिसके द्वारा सरकार अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी आय एवं व्यय की क्रियाओं का प्रबंध, संचालन, नियमन एवं नियंत्रण करती है। इसके अंतर्गत सरकार यह निर्धारित करती है कि किन किन स्रोतों से आय प्राप्त की जाए और किन किन मदों पर व्यय किया जाए। आय की तुलना में अगर व्यय अधिक है तो घाटे की पूर्ति कैसे की जाए। देखिए, प्राचीन समय में सरकार का उद्देश्य केवल लोक कल्याणकारी कार्य करना था, लेकिन वर्तमान समय में लोक कल्याणकारी कार्य न केवल सुरक्षा और शांति बनाए रखना एक मुख्य कार्य प्राचीन समय में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में सुरक्षा और शांति के साथ साथ सरकार को देश के विकास का कार्य, जन कल्याण के लिए कार्य करना है। कीमतों में स्थायित्व बनाए रखना है। आय व्यय को संतुलन में बनाए रखते हुए जनता को अधिक से अधिक या जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक जो हमारे संसाधन हैं उनका विदोहन करते हुए देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करना राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार का मुख्य उद्देश्य हो गया है। तो सिर्फ राजकोषीय नीति का स्कोप सुरक्षा और शांति तक ही निर्भर नहीं रह गया, सुरक्षा और शांति तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके क्षेत्र में भी धीरे धीरे लगातार वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं राजकोषीय नीति से आशय ले सकते हैं कि राजकोषीय नीति एक ऐसी नीति है जिसमें सरकार अपने आय व्यय का ब्यौरा रखती है, उसे कहाँ कहाँ से आय प्राप्त होगी, उस आय को किन किन कार्यों पर किस प्रकार से व्यय किया जाएगा, ये सारी क्रियाएँ आय राजकोषीय नीति के अंतर्गत की जाती है। न सिर्फ आय प्राप्त करना या व्यय करना, बल्कि उन क्रियाओं का, आय व्यय की जो समस्त क्रियाएं हैं उनका प्रबंध, संचालन करना, उस पर नियमन करना और उसका नियंत्रण करना, समस्त व्ययों पर नियंत्रण करना, ये सारे कार्य भी सरकार इस नीति के अंतर्गत संपादित करती है। तो यहाँ पर ये सरकार निर्धारित करती है कि किन किन सोर्सेज से उसे आय मिलेगी, किन किन स्रोतों पर उस आय को व्यय किया जाए, और आय की तुलना में अगर सरकार के व्यय ज़्यादा हो जाते हैं तो घाटे की पूर्ति कैसे की जाए। देखिए, लोक कल्याणकारी सरकार जब काम करती है, सार्वजनिक क्षेत्र में सामाजिक कल्याण के लिए जब कार्य किए जाते हैं तो सरकारी व्यय उसकी आय से कहीं अधिक होते हैं। और यहाँ पर सरकार के सामने सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न होती है वो होती है जब व्यय ज़्यादा है और आय कम है, तो उन व्ययों की जो एक्स्ट्रा व्यय हुए हैं, एडिशनल व्यय हुए हैं, उनकी पूर्ति कहाँ से की जाए। जब सरकार की आय कम होती है, व्यय ज़्यादा होते हैं, तो उसे हम कहते हैं बजट घाटा, और बजट घाटे की पूर्ति सरकार कहाँ से करे। तो ये सारे अनुमान लगाना, इन सब की व्यवस्था करने वाली नीति ही राजकोषीय नीति कहलाती है। मोटे मोटे तौर पर यदि हम देखें तो राजकोषीय नीति सरकार की आय व्यय पर नियंत्रण करने की नीति है, आय व्यय का अनुमान लगाने की नीति कहलाती है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि राजकोषीय नीति से यहाँ पर क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजकोषीय नीति की परिभाषा। राजकोषीय नीति की परिभाषा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोफेसर हेनरी मर्फी ने अपना एक व्यू दिया है। उनके अनुसार राजकोषीय नीति का आशय उस नीति से है जिसके अंतर्गत सरकारी आय एवं व्यय की समग्र धनराशियों को सोच समझकर इस प्रकार नियोजित किया जाता है कि आय, रोजगार एवं मूल्यों में वांछित लाभकारी परिवर्तन
लाए जा सके। तो इस प्रकार से हेनरी मर्फी अपने विचार प्रकट करते हैं कि राजकोषीय नीति एक ऐसी नीति है जिसके में सरकारी आय व्यय की संपूर्ण राशियों का जो व्यय किया जाएगा, जो आय प्राप्त होगी, उन सबको सोच समझकर उनको प्लानिंग के आधार पर उनका कार्य किया जाएगा, उनको काम में लिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये बताया इन्होंने राजकोषीय नीति का कि देश में आय, रोजगार और मूल्यों में इस प्रकार से परिवर्तन किए जाएं कि वो देश के हित में हो, जनता के हित में हो। तो इस प्रकार से ये राजकोषीय नीति की परिभाषा यहाँ पर हमें समझ में आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजकोषीय नीति की आवश्यकता, महत्व एवं उद्देश्य। राजकोषीय नीति देश की सबसे इम्पोर्टेंट नीति है, इसकी क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है या क्या उद्देश्य है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका महत्व देखते हैं हम, तीव्र आर्थिक विकास करना। राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से विकास करना है। इसके लिए सरकार विकास कार्यों, आधारभूत उद्योगों, विद्युत एवं सिंचाई साधनों के विकास तथा परिवहन एवं संचार सुविधाओं के विकास पर व्यय करके आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। तो इस प्रकार से राजकोषीय नीति का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि देश में तीव्र गति से आर्थिक विकास किया जाए। आर्थिक विकास को तीव्र गति प्रदान करने के लिए सरकार विकास कार्यों पर व्यय करती है, आधारभूत उद्योगों पर व्यय करती है। देश में जो सिंचाई सुविधाएं हैं, विद्युत आदि की व्यवस्थाएं हैं, परिवहन और संचार सुविधाओं के विकास पर व्यय करती है। देखिए, जब तक हमारा देश का आधारभूत ढांचा स्ट्रांग नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, आर्थिक विकास को तीव्र नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए सरकार सबसे पहले आधारभूत ढांचे को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए कार्य करती है। और उसमें जब आधारभूत ढांचे में हमारे मजबूती आएगी, आधारभूत ढांचों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से जो विद्युत है, सिंचाई के संसाधन है, परिवहन, यातायात, संचार, ये सभी आधारभूत उद्योगों में सम्मिलित किए जाते हैं, जिस पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास निर्भर है। तो इन सब के ऊपर व्यय करके सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से इनमें व्यय करती है। किस प्रकार से विद्युत के साधनों पर व्यय किया जाएगा, सिंचाई के लिए किस प्रकार से कार्य किए जाएंगे, आधारभूत उद्योगों का विकास किस प्रकार से किया जाएगा, ये सारे डिसीजन राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार द्वारा लिए जाते हैं। और इस प्रकार के निर्णय लेकर सरकार तीव्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देती है, देश के तीव्र विकास को गति प्रदान करती है। तो राजकोषीय नीति का एक मेन ऑब्जेक्ट सरकार के सामने ये रहता है कि देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका उद्देश्य, आर्थिक स्थायित्व। देखिए, जब तक देश में आर्थिक स्थायित्व नहीं होगा, अर्थव्यवस्था में स्थायित्व नहीं आएगा, तब तक विकास संभव नहीं है। तो यहाँ पर राजकोषीय नीति का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य अर्थव्यवस्था में स्थायित्व रखना है। राजकोषीय नीति के द्वारा आर्थिक तेजी एवं मंदी पर काबू पाया जाता है। आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों को सरकारी करारोपण एवं व्यय नीति द्वारा नियंत्रित कर आर्थिक स्थिरता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। देखिए, राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार तेजी और मंदी के जो दौर हैं उन पर काबू करने का, उन पर नियंत्रण करने का प्रयास करती है। सरकार इस प्रकार से कार्य करती है कि आंतरिक और बाह्य शक्तियों को सरकारी और करारोपण की नीतियों द्वारा नियंत्रित किया जाए। अर्थव्यवस्था के व्यापार चक्रों पर जितनी भी आंतरिक और बाह्य शक्तियां कार्यरत है, उन पर नियंत्रण स्थापित करने का सरकार का मुख्य ध्येय रहता है, ताकि आर्थिक स्थिरता के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार से देश में आर्थिक स्थायित्व प्राप्त करना, अर्थव्यवस्था को स्थिर गति से विकास की ओर अग्रसर करना राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, संसाधनों को पूर्ण रोजगार। किसी भी देश में सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है कि वहाँ के जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो मानवीय हैं या प्राकृतिक हैं, सभी संसाधनों को पूर्ण रूप से रोजगार प्राप्त हो, उनका उचित प्रकार से विदोहन किया जाए, उनका उचित प्रकार से उपयोग किया जाए। तो यहाँ पर राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार ये प्रयास करती है कि सभी संसाधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो जाए, उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार मिले। तो यहाँ पर देखिए आप, राजकोषीय नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य देश में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के यथासंभव पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना है। इसके लिए विभिन्न विकास कार्यों पर सरकारी व्यय बढ़ता जाता है
और उत्पादन साधनों के लाभप्रद रोजगार के अवसर बढ़ाए जाते हैं। देखिए, जब सरकार ये चाहती है कि सभी संसाधनों को पूर्ण रूप से रोजगार प्रदान किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में सरकार सरकारी कार्यों पर, विकास कार्यों पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यय करती है। जब विकास कार्यों पर व्यय किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कार्य में एंगेज किया जा सकता है, प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थापना करने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार से सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से विकास कार्यों पर व्यय करके, अन्य कार्यों पर व्यय करके संपूर्ण रोजगार प्रदान करने का प्रयत्न करती है। नेक्स्ट देखिए, पूंजी निर्माण को बढ़ावा। राजकोषीय नीति का उद्देश्य बचतों को उत्पादन कार्यों में गतिशील करना एवं सरकारी और निजी विनियोग में वृद्धि से पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना है। सबसे पहले यहाँ तक देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले पूंजी निर्माण क्या है, पूंजी निर्माण होता कब है, कैपिटल फॉर्मेशन कब होता है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब भी देश में जो जनता है वो यदि अपनी बचतों को उत्पादक कार्यों में लगा दे तो पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। दो प्रकार से जनता अपनी सेविंग को उपयोग कर सकती है। एक प्रकार है जिसमें वो अपने पास कैश रख ले, अपनी बचतों को नगद के रूप में रख ले, सोना चांदी खरीद ले, ज्वेलरी खरीद ले या कोई एसेट्स, फिक्स एसेट्स खरीद कर उसको रख दे, तो ये डेड इन्वेस्टमेंट कहलाता है, अनुत्पादक विनियोग कहलाता है। इससे किसी प्रकार का पूंजी निर्माण नहीं होता। लेकिन यदि जनता इसी विनियोग को किसी प्रोडक्शन सेक्टर में लगा दे, निवेश कर दे, इस प्रकार की कंपनियों में निवेश कर दे, बैंकों में जमा करा दे, तो वो सारे बैंकों द्वारा उत्पादक कार्यों में या उद्योगों में विनियोजित कर दिया जाएगा उसको। तो इस प्रकार से राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार इस प्रकार से कार्य करती है कि उत्पादक विनियोगों में वृद्धि हो देश में, और जब उत्पादक विनियोगों में वृद्धि होगी, उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन कार्य में वृद्धि होगी तो सरकारी और निजी विनियोग से पूंजी निर्माण होगा। उस जो बचत है जो उत्पादक कार्यों में विनियोजित की गई है, उससे नई पूंजी के निर्माण को गति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य है कि बचतों को उत्पादक कार्यों में लगाया जाए और उससे पूंजी निर्माण को गति प्रदान की जाए, पूंजी निर्माण को बढ़ावा दिया जाए। आगे इसमें देखिए आप, सरकार करारोपण से उत्पादक विनियोगों को बढ़ावा देती है और स्वयं विनियोग करके आधारभूत संरचना तैयार करती है। यहाँ पर राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार इस प्रकार से टैक्सेस लगाती है, जनता पर कर लगाती है कि सरकार को कर प्राप्त हो और सरकार उन करों को विभिन्न उद्योगों में या उत्पादन कार्यों में विनियोजित करे ताकि देश की आधारभूत संरचना को बढ़ावा मिल सके, आधारभूत संरचना को मजबूत किया जा सके और पूंजी निर्माण में की गति को तीव्र किया जा सके। तो राजकोषीय नीति का एक मेन ऑब्जेक्ट पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना भी होता है। नेक्स्ट देखिए, कीमतों में स्थायित्व। कीमतों में स्थायित्व से तात्पर्य कीमतों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो, उन्हें स्थिर कर देना, यानी कि बहुत ज़्यादा कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव नहीं रहे। जब कीमतों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आएंगे तो इसका देश की विकास की गतिविधियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, विनियोग की गतिविधियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से सरकार यहाँ पर देखिए क्या करती है, यह भी राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव आर्थिक गतिविधियों पर दुष्प्रभाव डालकर आय, रोजगार एवं वितरण में असंतुलन पैदा करते हैं। अतः कीमतों में स्थायित्व के लिए सरकार करारोपण एवं सरकारी व्यय और सार्वजनिक ऋणों की राजकोषीय नीति का सहारा लेती है। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो कीमतों में उतार चढ़ाव की स्थिति है, ये देश की विभिन्न गतिविधियों में असंतुलन उत्पन्न कर देती है। आर्थिक गतिविधियाँ जो आय, रोजगार और वितरण से संबंधित क्रियाएं हैं, उनमें असंतुलन स्थापित करती है। सरकार द्वारा कीमतों में स्थायित्व लाकर, चाहे वो करारोपण के माध्यम से हो, सरकारी व्यय के माध्यम से हो या सार्वजनिक ऋणों के माध्यम से हो, इन सभी राजकोषीय उपकरणों के माध्यम से सरकार कीमतों में स्थायित्व लाने का प्रयत्न करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम पॉइंट, सरकार को पर्याप्त आय। सरकार को अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए पर्याप्त आय के साधन जुटाने पड़ते हैं।
ताकि सुरक्षा, विकास एवं प्रशासनिक व्यय के लिए राशि उपलब्ध हो सके। राजकोषीय नीति का यह उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अभाव में अन्य उद्देश्य अधूरे रह सकते हैं। देखिए, हमने देखा राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण के लिए कार्य करते हुए सरकार आर्थिक विकास को बढ़ाए, पूर्ण रोजगार की स्थापना करे, आधारभूत उद्योगों को मजबूती प्रदान करे। तो इस प्रकार से ये सारे उद्देश्य कब प्राप्त होंगे? जब सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में आय होगी। जब तक आय नहीं है सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में, तब तक वो व्यय करने में सक्षम नहीं हो सकती। और सरकार के लिए ये आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार की देश की सुरक्षा के कार्य हैं, चाहे विकास के कार्य हैं या प्रशासनिक व्यय हैं, सभी के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में आय उपलब्ध हो। तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार का एक मेन ऑब्जेक्ट ये रहता है कि पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त की जाए ताकि वो देश के विकास के लिए, जन कल्याण के कार्यों में, सामाजिक कल्याण के लिए उन्हें व्यय कर सके। जब तक आय प्राप्त नहीं होती है तब तक सरकार अपने अन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकती। इसलिए आय प्राप्त करना भी राजकोषीय नीति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास। अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास से क्या तात्पर्य है? देखिए, अर्थव्यवस्था में जो निजी और सरकारी क्षेत्र कार्य करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र कार्य करते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्ट होता है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने लाभ के लिए काम करेगा। प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटो होता है कि वो अपने लाभ को किस प्रकार से अधिकतम करे। तो इस प्रकार से निजी क्षेत्र जब विनियोग करता है तो वो ऐसे उद्योगों में विनियोग करेगा, ऐसे क्षेत्रों में विनियोग करता है ताकि उसे जल्दी से जल्दी लाभ प्राप्त हो और अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त हो। ऐसी सिचुएशन में जो देश के पिछड़े क्षेत्र हैं वो और ज़्यादा पिछड़ जाते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में एक असंतुलन स्थापित हो जाता है। पिछड़े क्षेत्र पिछड़ते जाते हैं और विकसित क्षेत्र और ज़्यादा डेवलप होते जाते हैं, विकसित होते जाते हैं। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था का इस प्रकार से संतुलित विकास करना कि पिछड़े क्षेत्रों को भी साथ लेकर चला जाए, ये भी राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। यहाँ हम देखते हैं, निजी क्षेत्र कम जोखिम वाले शीघ्र लाभदायी उपभोग उद्योगों में पूंजी विनियोग करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि निजी क्षेत्र का मेन मोटो होता है कि अपने लाभों को अधिकतम करे। इसके लिए वो शीघ्र लाभदायी कार्य उद्योगों में पूंजी निवेश करते हैं। अतः भारी पूंजी विनियोग एवं अधिक जोखिम वाले आधारभूत एवं मूलभूत उद्योगों का सुदृढ़ आधार तैयार करने के लिए सरकार को स्वयं व्यय करना पड़ता है। सरकार करों में छूट तथा अनुदान देकर भी संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। यहाँ पर देखिए, सरकार क्या करे, एक तो सरकार के पास दो रास्ते मुख्य हो जाते हैं कि एक तो वो स्वयं पिछड़े क्षेत्रों में अपना निवेश कर दे जितना भी पैसा है, चूँकि जो डेवलप क्षेत्र हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर निवेश करना चाहता है ताकि उसके लाभ बढ़े। तो यहाँ पर ऑप्शन सरकार के पास ये है कि वो पिछड़े क्षेत्रों में निवेश करे। दूसरा, सरकार जब इन क्षेत्रों में निवेश करना चाह रही है, इन क्षेत्रों का विकास करना चाहती है, तो सरकार ये कर सकती है कि करों में छूट दे दे, अनुदान प्रदान करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए हों, नए उद्योग स्थापित करके अपना रोजगार प्राप्त करें। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना भी राजकोषीय नीति का एक मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। राजकोषीय नीति का उद्देश्य मुद्रास्फीति पर प्रभावी नियंत्रण करना है ताकि मुद्रास्फीति के दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। इसके लिए सरकारी व्यय में कमी, करारोपण में वृद्धि, बचतों को प्रोत्साहन तथा घाटे की वित्त व्यवस्था पर नियंत्रण किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रास्फीति क्या होती है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण तब हम बात करेंगे जब हमें ये पता हो मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जिसमें कीमतों में लगातार वृद्धि पाई जाती है। उत्पादन और मांग
कि जब हम बात करें तो उत्पादन बहुत तीव्र गति से नहीं बढ़ता, लेकिन मांग बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। चूँकि मांग बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है और उत्पादन उसकी तुलना में कम गति से बढ़ता है, इसका प्रभाव कीमतों पर होता है और कीमतें तुरंत बढ़ जाती है। तो ये सिचुएशन देश के लिए बहुत ज़्यादा ये सिचुएशन अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या चाहती है कि इन बढ़ती हुई कीमतों पर किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जाए। जब अर्थव्यवस्था में आय लोगों को ज़्यादा प्राप्त होगी तो उनकी अपने आप मांग बढ़ेगी, क्योंकि उनके पास पैसा है तो वो अपनी मांग बढ़ाएंगे और उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा। तो यहाँ पर सीधा सा एक सरकार के पास उपाय रहता है कि जो आय लोगों के पास बढ़ रही है उस आय को किस प्रकार से कम किया जाए। तो यहाँ पर सरकार ये उपाय अपना सकती है कि सरकारी व्यय में कमी कर दे। जब सरकारी व्यय में कमी की जाएगी तो जनता के पास लिक्विडिटी कम होगी, मुद्रा कम पहुँचेगी, उनकी आय कम हो जाएगी और आय कम होने से मांग घटेगी, मांग घटने से अपने आप कीमतों पर नियंत्रण स्थापित होगा। दूसरा उपाय होता है कि करारोपण में वृद्धि कर दे। सरकार टैक्सेस ज़्यादा लगा दे तो इससे भी लोगों की जो उपभोग क्षमता है वो कम हो जाएगी और मांग कम होने से कीमतों पर नियंत्रण स्थापित होगा। सरकार यदि बचतों को प्रोत्साहन कर दे, जनता को इस प्रकार से प्रोत्साहित करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करे, अपने उपभोग पर नियंत्रण स्थापित कर ले, तो कीमतों पर नियंत्रण स्थापित हो सकता है। जब लोग बचत ज़्यादा करेंगे, अपने निवेश पर अपने उपभोग पर कंट्रोल कर लेंगे, नियंत्रण कर लेंगे, तो अपने आप मांग कम हो जाएगी और कीमतों पर नियंत्रण स्थापित हो सकता है। या सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था पर नियंत्रण कर सकती है यहाँ पर। और ये घाटे की वित्त व्यवस्था क्या है? देखिए, घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब है, मैंने अभी बताया था आपको कि जब सरकार के व्यय उसकी आय की तुलना में अधिक होते हैं तो इन व्ययों की पूर्ति के लिए सरकार नई मुद्रा का निर्गमन कर सकती है, जिसे कहा जाता है घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन, डेफिसिट फाइनेंसिंग इसे कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है कंपटीशन की दृष्टि से भी, इसे आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर सरकार अपनी जो नए नोट छापने की नीति है या जो हीनार्थ प्रबंधन की पॉलिसी उसने अपनाई है, यदि उस पर वो अपना नियंत्रण स्थापित कर दे तब भी अर्थव्यवस्था से एक्सेस मनी को कम किया जा सकता है। और जब एक्सेस मनी को कम किया जाएगा तो अपने आप मुद्रा का फैलाव कम होगा, मुद्रा का विस्तार कम होगा और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित हो सकता है। तो राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्यापार चक्र पर नियंत्रण। व्यापार चक्र क्या होते हैं? अर्थव्यवस्था में जो तेजी और मंदी के दौर आते हैं, वो कीमतों में उतार चढ़ाव की जो स्थितियां उत्पन्न होती है वो व्यापार चक्र कहलाती है। यहाँ पर राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार ये प्रयत्न करती है कि इस तेजी मंदी के जो दौर हैं इन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। जब तेजी और मंदी के दौर बहुत ज़्यादा आते हैं तो उनसे अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक दुष्प्रभाव पड़ता है और इन दुष्प्रभावों को सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से कम कर सकती है। यहाँ पर देखिए, हम पढ़ते हैं, राजकोषीय नीति का एक प्रमुख उद्देश्य आर्थिक तेजी मंदी को रोकना तथा उसके दुष्प्रभाव को कम करना है। आर्थिक मंदी के समय बेरोजगारी, नीचे मूल्यों तथा गिरते विनियोग से आय और उत्पादन गिरता है। ऐसे समय सरकारी व्यय और विनियोग एवं राहत कार्यों पर खर्च से मंदी पर काबू पाया जाता है। देखिए, जो व्यापार चक्रों की स्थितियां हैं वो तेजी और मंदी के दौर के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था में जब आर्थिक मंदी की परिस्थिति देखने को मिलती है, आर्थिक मंदी में सर्वत्र बेरोजगारी व्याप्त हो जाती है, मूल्य लगातार गिरते रहते हैं, मूल्यों में कमी की सिचुएशन उत्पन्न होती है, विनियोग लगातार गिरते हुए होते हैं। तो ये परिस्थितियाँ, जब विनियोग गिरेंगे, लोगों की मांग घट रही है, कीमतें गिर रही है, तो उत्पादन भी घटता है। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकारी व्ययों में वृद्धि करती है। किसी भी प्रकार से सरकारी व्यय को इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि जनता के पास ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी पहुँचे। अपने एक अर्थशास्त्री ने इसमें बताया कि जब सरकार मंदी का सामना करती है, ऐसी सिचुएशन में सरकार को चाहिए कि खड्डे खोदे और दूसरे खड्डे भरे, अर्थात खड्डे खोदने के लिए लोगों को पैसा दे और उनका सिर्फ यही मोटो है कि दूसरे खड्डे में उस मिट्टी को डाला जाए। यानी कि कुल कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ भी काम नहीं हो तब भी लोगों को इस प्रकार से लिक्विडिटी पहुंचाई जाए ताकि उनकी एक उपभोग स्टार्ट हो जाए। और जब उपभोग स्टार्ट होगा उनका, चाहे वो सरकारी व्यय के माध्यम से, चाहे राहत कार्यों पर सरकार व्यय करे, इन प्रकार के खर्चों से सरकार मंदी पर काबू प्राप्त कर सकती है।
नेक्स्ट इसमें तेजी का जो दौर है, तो तेजी के अंतर्गत कीमतों में लगातार वृद्धि का देखते हैं हम कि वृद्धि की सिचुएशन पाई जाती है, कीमतें लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर तेजी पर नियंत्रण के लिए सरकार अपने सरकारी व्ययों में कमी कर सकती है, करारोपण में वृद्धि कर सकती है, लोगों को बचतों के लिए प्रोत्साहित कर सकती है और घाटे की वित्त व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है, जो अभी अभी हमने पढ़ा था। तो इस प्रकार से सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से व्यापार चक्रों पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आर्थिक विषमताओं में कमी। आर्थिक विषमताओं से तात्पर्य क्या है कि जो समाज में आय और संपत्ति की असमानताएं व्याप्त है। कुछ लोगों के पास बहुत अधिक मात्रा में आय और संपत्ति है और बाकी लोगों के पास, यह एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके पास आय और संपत्ति बहुत कम मात्रा में है। तो इन असमानताओं को कम करना, ये जो असमानताएं हैं ये ही आर्थिक विषमता कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, राजकोषीय नीति का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि लोगों की आय एवं संपत्ति में व्याप्त असमानताओं को यथासंभव कम किया जाए। इसके लिए धनी वर्ग पर प्रगतिशील करारोपण किया जाता है, जबकि गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए आर्थिक सहायता, सामाजिक सेवाओं की निःशुल्क सुविधा तथा रोजगार की वृद्धि के प्रयास किए जाते हैं। यहाँ पर सरकार जो आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए करारोपण का सहारा ले सकती है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत करारोपण के अंतर्गत प्रगतिशील कर लगाए जा सकते हैं। और प्रगतिशील कर से क्या तात्पर्य है? प्रगतिशील कर का तात्पर्य है कि ऐसी कर प्रणाली जिसमें आय के साथ साथ कर की दर में भी वृद्धि होती है, ये कर प्रणाली कहलाती है प्रगतिशील कर प्रणाली। ये आप याद रखिए, प्रगतिशील कर प्रणाली हमारे देश में भी प्रगतिशील करारोपण प्रणाली सरकार द्वारा अपनाई गई है। ये एक प्रतियोगिता की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो टैक्सेस पॉलिसी है, टैक्सेशन पॉलिसी है, वो किस प्रकार की है। तो प्रगतिशील का मतलब है कि आय में वृद्धि के साथ कर की दर में लगातार वृद्धि होना। जैसे कि हमारे देश में 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, उसके बाद 5% का टैक्स, फिर 10% का स्लैब, 5 से 10 लाख पर 5%, 10 लाख से 20 लाख पर 10%। ये स्लैब का मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, हो सकता है स्लैब में कुछ चेंजिंग हो। तो इस प्रकार से ये जो टैक्स रेट है या 20 लाख से ऊपर वालों पर उससे अधिक दर से कर लिया जाएगा। ये टैक्स स्लैब लगातार आय के साथ साथ इसमें हम देख सकते हैं कि वृद्धि हो रही है। ये जो वृद्धि है ये कहलाती है प्रगतिशील करारोपण। तो सरकार देश में जो आर्थिक विषमताएं हैं उनको कम करने के लिए करारोपण की टैक्सेस पॉलिसी के माध्यम से इस प्रकार के कार्य कर सकती है। धनिक लोगों पर कर लगाए और उन जो करों से प्राप्त राशि है उसे गरीबों के कल्याण के लिए व्यय करे। तो इस प्रकार से, और गरीबों का कल्याण किस प्रकार से कर सकती है सरकार? उन्हें निःशुल्क सेवाएं दे दे किसी भी प्रकार की, या उनकी रोजगार वृद्धि के प्रयत्न किए जाएं, या आर्थिक सहायता उन्हें प्रदान की जाए। तो इस प्रकार से आर्थिक विषमताओं में कमी करने के प्रयत्न सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना। क्षेत्रीय असंतुलन देखिए, देश के जो विभिन्न भाग हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं, उनमें संतुलन स्थापित करना, उनका बराबर विकास करना, समान मात्रा में उनका विकास करना। तो यहाँ पर देखिए, राजकोषीय नीति का उद्देश्य देश के लगभग सभी भागों में संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास पर सरकारी व्यय बढ़ाती है, करारोपण में छूट और अनुदान देकर निजी विनियोग को बढ़ावा देती है, जबकि समृद्ध क्षेत्रों पर भारी करारोपण किया जाता है और उनसे प्राप्त आय पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास पर व्यय की जाती है। तो सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से इस प्रकार से कार्य करती है कि जो देश के पिछड़े एरिया हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए या तो स्वयं उद्योग लगाए या निजी क्षेत्र को अनुदान और सब्सिडी प्रदान करे। इस प्रकार से प्रोत्साहन दे कि उन निजी विनियोग को बढ़ावा मिले, निजी उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित हो। और ये सब कार्य करने के लिए जो आय मिलेगी वो जो विकसित क्षेत्र हैं उन पर टैक्स लगाकर वहाँ से आय प्राप्त करेगी और उस आय को इन पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए व्यय करेगी। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास करना, संतुलित विकास करना राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अर्थव्यवस्था में निवेश दर में वृद्धि करना। जब निवेश बढ़ेगा अर्थव्यवस्था में तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी और बचत बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये रोटेशन बढ़ेगा। तो इसके लिए अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाने के लिए राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार कार्य करती है। यहाँ पर हम देखते हैं राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी विनियोग को बढ़ावा देना है। सरकार द्वारा स्वयं निवेश करना अथवा निजी क्षेत्र को निवेश बढ़ाने के लिए करों में छूट या सब्सिडी देना आदि मुख्य है। तो इस प्रकार से सरकार निवेश दर बढ़ाने के लिए या तो स्वयं इन्वेस्ट करती है या निजी क्षेत्र को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देती है, छूटें प्रदान करती है, अनुदान प्रदान करती है ताकि उनका निवेश बढ़ सके। तो निवेश दर में वृद्धि करना राजकोषीय नीति का एक मुख्य उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, जनता का अधिकतम कल्याण करना। ये राजकोषीय नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है, क्योंकि सरकार का मुख्य लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है कि अधिकतम जन कल्याण किया जाए, जनता के कल्याण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो इसके लिए सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से कार्य करती है। देखिए, राजकोषीय नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य जनता का अधिकतम कल्याण करना है। इसके लिए सरकार सार्वजनिक वित्त में अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत को मूर्त रूप देने का प्रयास करती है। और सामाजिक कल्याण का सिद्धांत क्या कहता है? सामाजिक कल्याण का सिद्धांत कहता है कि धनिक वर्ग पर टैक्स लगाया जाए, उनसे प्राप्त आय को गरीबों के कल्याण पर इस प्रकार से व्यय किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का कल्याण हो सके। तो इस प्रकार से राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार अपनी आय में वृद्धि करके गरीब वर्ग के लिए, समाज के पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए उसे व्यय करती है, ताकि उस वर्ग को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, समाज को में बराबरी का स्थान दिलाया जा सके, उसे विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा सके। इस प्रकार से जनता का अधिकतम कल्याण करना राजकोषीय नीति का एक मुख्य उद्देश्य होता है। इसी के साथ राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्य, महत्व और आवश्यकताएं यहीं तक पर समाप्त होती है। इसके अलावा यदि आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप इस दिए गए एड्रेस पर संपर्क कर सकते हैं। जो हमारा आयुक्तालय का नवाचार और कौशल विकास विभाग है वहाँ पर संपर्क किया जा सकता है। वीडियो से संबंधित आपको किसी प्रकार की भी कोई क्वेरी है, कोई आपको समझ में नहीं आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हुए थैंक यू वेरी मच।